आगे चलते हुए अगर आप अपनी पार्टी को देखें तो उसकी लीडरशिप किसके अंडर में है? क्या तेजस्वी जी उसके लीडर हैं और सब लोग उनके अंडर में लड़ेंगे चुनाव आगे आने वाले समय में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के लीडर नहीं, लीडर जितने लोग पार्टी में हैं, सीनियर लोग भी हैं, बहुत बहुत बड़े नेता हमारे पार्टी में हैं, जूनियर भी हैं, सब कोई है। हम लोग सब इस पार्टी को परिवार मानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को। अब पूरा परिवार हमारा है, अब पूरा परिवार मिल के हम लोग चला रहे हैं पार्टी को। अभी आपने कल एक बयान दिया, उससे सनसनी फैल गई है पूरे बिहार में। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया। आपने बोला भी कि शायद 5-6 बार आप लोगों से मिले और वो प्रस्ताव आपके सामने रखा। इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव था क्या? थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएं तेजस्वी जी। पहले बता दो तो हम बताते हैं। देखिए, हमारे पिता ने एक किताब लिखा है, किताब का नाम है गोपालगंज टू रायसीना। उस किताब में एक अंश है जहाँ इसका जिक्र किया गया है कि मात्र 6 महीने के अंदर ही पता नहीं नीतीश चाचा को क्या हुआ कि वो फिर से यहाँ आना चाहते थे। कई बार नीतीश जी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ, काफ़ी चर्चा में भी है जी, हम किसी का नाम लेकर के वो नहीं करेंगे। वो भी बेचारे क्या करते हैं अगर भेजा जा रहा है तो ठीक है। आज जहाँ से भेजा जा रहा है वही चुप्पी साधे हुए हैं, इनको आगे किया गया है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि किताब में लिखी हुई जितनी बातें हैं 100% सही है। कई बार हमसे मुलाकात हुई, हमारे पिता से मुलाकात हुई, और हम लोगों ने जब रिफ्यूज़ कर दिया तो ये जो प्रस्ताव है कांग्रेस पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली राहुल गांधी जी या उस नेतृत्व पे गया होगा। हो सकता है जो नीचे का जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे वहाँ तक वो पहुँचे हैं और एक प्रस्ताव दिया गया। जब यहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया गया तो ये प्रस्ताव में था कि लालू जी को मना दीजिए, हम इस्तीफ़ा दे देंगे, और इस्तीफ़ा देने के बाद आरजेडी और कांग्रेस हमको जो है ट्रस्ट वोट में समर्थन दे दे, और ठीक 10 दिन बाद हम कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे। ये बात, मर्ज वाली बात हमको नहीं बताई गई, कांग्रेस को बताई गई। तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं से ये चारा फेंकने का काम किया गया। तो आप, नीतीश जी जैसे ताश में एक चाल खेला जाता है तो नीतीश जी 10 चाल के आगे सोच करके खेलते हैं। तो नीतीश कुमार जी ही बताए ना, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने भेजा था कि नहीं भेजा था। प्रशांत किशोर जी ने किया काउंटर। उन्होंने कहा कि अगर लालू जी मेरे साथ बैठे, सामने सामने बात करें तो साफ हो जाएगा कि किसने किसको क्या ऑफर किया। इसीलिए मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि प्रस्ताव क्या था और आपने क्यों रिजेक्ट किया। देखिए, प्रस्ताव मैंने बता दिया आपको, रिजेक्ट करना ही था, क्योंकि जिन्होंने जनादेश का अपमान किया है उसके लिए दोबारा कोई जगह नहीं है। ये उस समय भी बीच में आप देखते होंगे हम लोग लगातार बोला करते थे कि नीतीश कुमार जी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। और देखिए, प्रशांत किशोर जी बेचारे क्या करेंगे, उनको तो फंसा दिया हमारे चाचा ने, अब उनकी मजबूरी है, अब वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो वो क्यों आगे आ रहे हैं, नीतीश जी आगे आए ना, वो मेरे सामने बैठ जाए। प्रशांत किशोर जी के सामने लालू जी क्यों बैठेंगे। हम तो कह रहे हैं मेरे चाचा को मेरे साथ बैठाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर आप ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव था उसमें दोनों पार्टी साथ में मर्ज होकर एक जॉइंट उसमें चुनाव लड़ें, आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो सकते थे, एक जॉइंट कंबाइंड ऑपोजिशन के। प्राइम मिनिस्ट्रियल वैसी बात नहीं, पहले कोशिश आरजेडी में हुआ कि आप लोग समर्थन कर दीजिए, अगर कोई थर्ड विकल्प अगर कोई होता है तो उसमें हमको चेहरा आगे कर दीजिएगा। यहाँ से रिफ्यूज़ हो गया। हम लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, हमेशा रहेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ निष्पक्ष भावना से रहते हैं और मजबूती के साथ रहते हैं। जब यहाँ से वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तब वो कांग्रेस के पास कांग्रेस में मर्ज करने वाली बात कही। अच्छा, तो आप ये अभी भी प्रस्ताव, यही प्रस्ताव था उनका कि वो जॉइंट उसके चेहरा रहेंगे। देखिए, साथ में कई और लोग भी हैं, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, चाचा जी बैठ जाएंगे, हम सब बता देंगे। और प्रशांत किशोर जी पहले अनुमति ले ले चाचा जी से कि ये जो कुछ कह रहे हैं उनकी अनुमति से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं और लोग भी अब तो देखिए, अब तो सक्रिय भी नहीं है बेचारे, राजनीतिक में आए लेकिन सक्रियता तो दिखा नहीं रहे।
तो छोड़िए अब इन बातों को जो है, लेकिन सच्ची बात है। और ये बात हुई थी आप लोगों के गठबंधन के टूटने के 6 महीने बाद। अब बताइए ना, 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो वही देंगे ना। अच्छा, आप भी उस दौरान देखते होंगे मीडिया में बड़ी जोर शोर से ये बातें चलती थी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग छुपा रहे हैं। बीच में आया करता था, लोग हमसे पूछा करते थे कि नीतीश जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम बोलते थे हम आएंगे भी तो नहीं लेंगे। कई बार बोला है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हाँ, पर उन्होंने कभी ऐसा खुल के उन्होंने अपनी तरफ से तो कभी कहा वो कहते नहीं है, कहलवाते हैं, करवाते हैं। हमारे चाचा होशियार हैं, परिपक्व हैं, लेकिन उनसे गलती हो गई जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से डायनासोर्स इस संसार से गायब हुआ था, वैसे ही वो और उनकी पार्टी गायब हो जाएंगी। कहीं ना कहीं दो बड़े चेहरे, एक मोदी जी का चेहरा है आज बिहार में जो उनके एनडीए का चेहरा है, और एक नीतीश कुमार जी का चेहरा है। तो दोनों का मिलकर आपको लगता नहीं है कि उसका यहाँ पे असर पड़ेगा? अगर आप जाति समीकरण भी देखें तो उसमें भी वो कहीं पीछे नहीं है, आपसे आपके बराबर या आपसे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि इसका फ़र्क पड़ेगा? नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। नीतीश जी जहाँ रहेंगे खुद तो डूबेंगे ही, जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी डुबाने का काम करेंगे। तो हमें तो खुशी है, चलो वही है, सबको डुबाने का काम करेंगे। देखिए, नीतीश जी का अब चेहरे का कमाल नहीं है। अब जनता जो है परेशान हो चुकी है। नीतीश जी को जल्द से जल्द बिहार से भगाना चाहती है। बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अपराध इतना बढ़ गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया। मुख्यमंत्री पे पॉक्सो कोर्ट ने कह दिया जांच कराओ सीबीआई। आप बताइए, मुख्यमंत्री पे इतना बड़ा जांच का आदेश मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने दिया बालिका गृह को लेकर के। खुद पे हत्या का केस चल रहा है, और तो और सृजन घोटाले में संलिप्त हैं वो और उनके डिप्टी सीएम सृजन चोर जो हैं। मुख्य आरोपी गायब, अधिकारी बदल दिए जाते हैं। तो देश की जनता, बिहार की जनता में नीतीश कुमार जी की जो छवि थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अब मोदी जी का जुमलाबाजी देखिए, मोदी जी जो है ना, वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं। मोदी जी की जितनी राजनीति है दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। और देश की जनता, खास तौर पे बिहार की जनता, सारी चीज़ों को समझ रही है। और ये मौका मिला है, लोग ढूंढ रहे ईवीएम, जल्दी आएगा डेट, जल्दी बटन दबा करके इन लोगों को भगाना है। ये हाल है बिहार का। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, तो आपकी पार्टी पे भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। मेरे पे, मेरी माँ पे, मेरे भाई पे, मेरे सातों बहन पे, मेरे सातों जीजा पे। फॉर्डर स्कैम, रेलवे अरे घोटाला। हम सब बता रहे हैं ना। जी। भाजपा में अगर हम चले जाते हैं तो हम राजा हरिश्चंद्र होते हैं। भाजपा में आजकल जाइएगा तो आपका पाप धुल जाता है ना। मुकुल रॉय भाजपा में चले गए, कहाँ कोई जांच हो रहा है? नहीं, बात मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ कि कौन कहाँ जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार के मुद्दे की, और उसमें आपकी पार्टी पे भी बहुत सीरियस चार्जेस हैं। एकदम आरोप है। आरोप है तो इसका दुरुपयोग करके लगाया गया ना, पॉलिटिकल वेंडेटा। देखिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आरबीआई हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, कई बार लोगों के सामने ये बात आ गई है। मेरे पिता पे जो आरोप जो था, लोग उसको बड़ा प्रचारित करते, चारा घोटाला। लेकिन उस समय के सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख करके कहा कि मुझे पीएमओ का एक अधिकारी सुशील मोदी, नीतीश कुमार फ़ोन किया करते थे कि लालू जी को जल्दी जेल भेजो। इस बात को तो प्रचारित नहीं किया जाता। यानी सीबीआई का डायरेक्टर कह रहा है कि लालू जी बेगुनाह हैं, उनको पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से उनको पूरा फंसाया जा रहा है, तो वो बात नहीं मान रहे कोई। पर कहीं आप बता रहे, जो जांच एजेंसी का जो हेड है, डायरेक्टर, कोई बयान नहीं दिया गया है, एफिडेविट पे लिखा गया है, और वो भी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। इसका महत्व है कि नहीं है? या कोई चलते फिरते कल को चोर और बेईमान कहते तो बीजेपी से लड़ीगा तो आप तो चोर और बेईमान हो ही ना जाइएगा। कई पत्रकारों ने नौकरी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, या छुड़वा दी गई कि नहीं छुड़वा दी गई है? कहीं ना कहीं कई पत्रकारों की हत्या हुई है कि नहीं हुई है? तो हमें बताने कहीं ना की कहीं जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके तहत सजा भी हुई है। अगर आप देखिएगा, जुडिशियल जो आर्किटेक्चर है, अभी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में लंबित है।
ये अंतिम फैसला नहीं है। कई बार जो लोअर कोर्ट में जो फैसला आता है वो हाई कोर्ट में बदल जाता है। लेकिन व्हाई डोंट यू आस्क क्वेश्चन टू सीबीआई कि जिसको अक्यूटल मिला उस पर आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? आप लालू जी के बेल पे चैलेंज करते हो। लालू जी के हर जो हम लोगों ने हाई कोर्ट से जीतने का, डीए केस लालू जी जीत चुके सुप्रीम कोर्ट से। जब आय से अधिक, मेरी माँ पे भी था, टोटल डीए केस पता है दोनों पे कितने का था? 46 लाख का, 46 लाख रुपीस। उसको सीबीआई चैलेंज करती रही। लेकिन जब डीए केस, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आय से अधिक आपके पास संपत्ति नहीं है, अरे भ्रष्टाचार किया होता तो संपत्ति होती ना अलग, तो कहाँ है? डीए केस तो जीत चुके हैं। तो ये देखिए माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है, संवैधानिक संस्था हमारे खतरे में है। देखिए मोदी जी से हम इतना ही कहेंगे कि प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, आप भले ही 5 साल रह लोगे, 10 साल रह लोगे, 20 साल रह लोगे प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक संस्थानें तो वहीं की वहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं 5-10 साल संवैधानिक संस्थानों को तो छोड़ दीजिए जी। अगर यहाँ निष्पक्ष संवैधानिक संस्थानें नहीं होंगी तो देश में किसी को न्याय मिलेगा? पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये बताइए कि आप अपने चचा की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय में उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता था। तमाम तरह के शराबबंदी, बाल विवाद, दहेज के खिलाफ उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम हुआ है। क्या आपको लगता है बिहार में पिछले 10-15 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है जिसमें उनका भी कोई बड़ा योगदान है? देखिए 4 साल में 4 सरकारें आपने देखी। अब आपसे हम पूछते हैं 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी तो विकास संभव है? मेरे को तो नहीं लगता कि जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी वहाँ विकास संभव है कि नहीं। अगर नीतीश जी की बात की जाए तो आप उनसे पूछिए बिहार का स्पेशल पैकेज कहाँ गया? डबल इंजन की सरकार है। आप उनसे पूछिए कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया गया। और आपको ये कह दें कि जितने विश्वविद्यालय, लगभग 7 लालू जी ने बिहार को देने का काम किया। आज शिक्षा पूरी तरीके से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया है। अस्पताल चले जाओगे तो मरीज का टांग कटता है तो कुत्ता टांग लेकर के चला जाता है। ये स्थिति है। ये विकास है? मेरे को तो नहीं लगता ये विकास है। आपने शराबबंदी का जिक्र किया, हम ज़रूर इसमें पॉइंट ऐड करेंगे। हमारे चाचा इंजीनियर हैं, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए नहीं किया गया है। शराबबंदी इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी माफियाओं के साथ सेटिंग है और इनके फंड में पैसा आता है। अगर शराब बंद होता तो आज होम डिलीवरी कैसे हो रहा है? 200 रुपये का बॉटल जो 1500 में मिल रहा है, यानी जो 1300 रुपये कहाँ जा रहा है? किसके फंड में जा रहा है? और आप बताइए जोशी जी, अगर बिहार पुलिस को यही काम में लगा दिया जाए कि कौन शराब पी रहा उसको पकड़ो, तो जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, बलात्कारी हैं, मर्डरर्स हैं, चोर हैं, डकैत हैं, उनको पुलिस की कैसे पकड़ेगी? तो क्या आप शराबबंदी के खिलाफ हैं? अगर आप वापस आएंगे तो इसको हटाएंगे? मुक्ति जो है पूरे देश में होनी चाहिए। अब चाचा जी तो पहले बोलते थे झारखंड में भी। आपकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे आप? शराबबंदी हटाएंगे, शराबबंदी रहेगी? शराबबंदी देखिए, नशा मुक्ति ऐसी चीज़ है कि सब लोगों को इसका साथ देना चाहिए। देश में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए। मेरा सवाल ये है, जब मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन चीज़ें जो होनी चाहिए जायज़ होनी चाहिए। अब आप देखिए नीतीश जी क्या कहते थे, आपको पता होगा पटना में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती जब मनाई जा रही थी, प्रधानमंत्री जी आए थे गांधी मैदान में। नीतीश जी ने मंच पे कहा था कि अब देश भर में लागू कर दीजिए मोदी जी। तो चाचा आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अब तो बोलिए। उस समय महागठबंधन में थे, अब भाजपा में तो आपकी बोलती बंद हो गई। पड़ोसी राज्य झारखंड में बोलते थे भाषण में पहले कि यहाँ से इतना सप्लाई हो रहा है, पड़ोसी राज्य है, इतना आ रहा है। अब आप बोलिए ना रघुवर दास जी को, क्यों नहीं कहते आप? एक चीज़ बताइए कि जो आपका महागठबंधन है उसमें भी जो लोग आज आपके साथ हैं वो पहले एनडीए में थे, तो कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन है ये विचारधाराओं का महागठबंधन नहीं है, बल्कि एक ये ऑपर्चुनिस्टिक गठबंधन है, जातिवाद की अरिथमेटिक का गठबंधन है। क्या आप ये मानेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र मांझी जी, मुकेश जी, ये सब जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अरिथमेटिक नहीं है? इनका इतिहास बार बार पलटी मारने का तो नहीं है। बार बार किसका एक बार तो पलटी मारा। अरे बार बार किसका है पलटी मारने का? यहाँ नहीं ना आए थे, यहाँ तो पहली बार आए हैं।
लेकिन वहाँ तो हर बार आकर के हर बार चले जाए, हर बार आए हर बार चले जाए। आप कह रहे हैं एक बार वहाँ पलटू राम गारंटी ठीक क्या है, है? बार बार नहीं। वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं तो क्या है? जी देखिए, जो बात जहाँ पूछनी चाहिए वहाँ पूछिए। अपॉर्चुनिस्ट कौन है? डीएनए का गाली अब ठीक लग रहा है, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी अब ठीक लग रहा है। और किसी ने तो नहीं कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो आज तक लालू जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, मांझी जी ने आज तक ऐसा नहीं कहा, सन ऑफ मला ने तो ऐसा नहीं कहा। कि महागठबंधन को देखें तो कई कंस्टिट्यूएंसीज में आपसी लड़ाई है, कहीं कहीं रेबल कैंडिडेट्स हैं, कहीं कांग्रेस की जीतन राम मांझी जी के संग लड़ाई चल रही है, कहीं आपकी किसी के संग लड़ाई चल रही है। तो जैसे कि मधुबनी देख लें, दरभंगा देख लें, औरंगाबाद देख लें, तो यहाँ पे हर जगह आपसी लड़ाई है। इसको कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं करेगा ये? नहीं, हमको नहीं लगता कि ये आपसी लड़ाई है। कई लोग जो ऐसे होते हैं जिनको पार्टी मौका नहीं देती है तो वो निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं। लोकतंत्र है, अगर पार्टी ना टिकट दे तो उसका अधिकार है, वो जाकर के इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए कोई नई बात नहीं है। पर उससे आपको नहीं लगता कि आपको आप वोट देखिए ना, ज़्यादा सिटिंग कटेगा? एमपी जो है वो रिजाइन करके भाग जाते हैं बीजेपी से, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये फॉरवर्ड कास्ट में गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें आपका क्या मत है? देखिए, मैं मानता हूँ, कुछ मेरे सवाल हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं चाहता हूँ अगर गरीब है तो गरीब को उसका अधिकार मिले। मैं मानता हूँ स्वर्ण में भी गरीब है और बाकी जातियों में भी गरीब है। लेकिन आप ये बताइए, जब मंडल कमीशन बैठा था पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, उसके लिए तो कमीशन था, सर्वेज हुए थे, जातीय जनगणना जो 1931 में हुई थी उसके आधार पर ये आरक्षण दिया गया था। लेकिन इसके लिए कौन सा आयोग बैठा, कौन सा सर्वेक्षण हुआ, कौन सा कास्ट सेंसस हुआ? और ये कहा जाता है कि सवर्णों के लिए। आपका सवाल गलत है, ये जनरल कोटा के लिए है, ये जनरल कोटा के लिए है। और आप बताइए, जो 5 एकड़ ज़मीन जिसके पास है वो गरीब कैसे है? यानी जो भूमिहीन है, जो सड़क पे सोता है, रोडों पे सोता है, वो क्या है फिर? वो अमीर है। जो इनकम टैक्स रिटर्न जो 8 लाख रुपए अगर महीना निकाला जाए तो 66,666 रुपये जो कमाता हो वो क्या महीने में? वो गरीब आदमी है जिसको रोटी ना मिले, बेचारा मुश्किल से दिन भर मजदूरी करके 2 वक्त का रोटी, वो भी एक रोटी एक परिवार का लोग शाम में खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन अपने बच्चों को खिलाएगा, वैसा परिवार गरीब है। तो आपने किसको आरक्षण दिया? अगर स्वर्ण की भी बात करें तो आपने तो स्वर्ण अमीरों को आरक्षण दे दिया है, गरीबों को कहाँ दिया है? मेरा सवाल है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, कुशवाहा हो, दलित हो या आदिवासी भाई हो या अल्पसंख्यक हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आप देखिए ना, कास्ट सेंसस जब आ जाएगा, एक आंकड़ा है भारत सरकार के पास, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पे एक आरक्षण हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि कितने % लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग भूमिहीन हैं, कितने लोग जो हैं एक कमरे में गुजारा करने का काम करते हैं, कितने लोग जो हैं भीख मांगने का काम करते हैं। ये आंकड़ा है उनके पास है। और देखिए, आरक्षण जो है उसको आप ये नहीं दे सकते कि वो आमदनी बढ़ाओ योजना है। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसलिए दिया था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की सवाल थी। आप देखते होंगे कि मटका लगा करके दलित भाई चलते थे, थूकना उसी में होता था, पीछे झाड़ू लगा के चलते थे। आज भी आप लोगों की न्यूज़ में हम देखते हैं कि दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है बारात निकालने के समय। तो ये रिप्रेजेंटेशन का, समाज में भागीदारी का, बराबरी का, मान और सम्मान के लिए ये आरक्षण दिया गया है। ये कोई आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है। अगर इतनी चिंता थी तो आप 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में दे देते, हर जवानों को रोजगार दे देते। मैं बोलने गया हूँ कि स्वर्ण को मत दो, दलित को दो और पिछड़ों को दो। हम कह रहे हैं जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उसको रोजगार दो, तो गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाती। तो जैसे अगर एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ आएँ तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो आपका महागठबंधन है ये हर जगह अलग अलग है? उत्तर प्रदेश में कोई अलग गठबंधन है, यहाँ अलग गठबंधन है, नवीन पटनायक जी कुछ अलग कर रहे हैं, ममता कुछ अपना कर रही हैं। तो क्या आपको चुनाव के पहले, पोलिंग के पहले आप सबको साथ में आना चाहिए था? और अगर ये ऐसा नहीं हो पाया तो ये किसका फेलियर मानते हैं आप?
ये ऑपोजिशन यूनिटी की जहाँ बात है, वो मोदी जी भी कहते हैं ये महामिलावट का गठबंधन। देखिए, सब लोगों का प्रयास रहा कि सब लोग एक मंच पे आए। कम से कम इतना ज़रूर हुआ कि सब लोग आपस में मिलने लगे और बैठने लगे। और जहाँ कई ऐसे राज्य थे जहाँ की ऑपोजिशन एकजुट नहीं थी, एज़ पर एग्ज़ाम्पल आप अगर यूपी देख लीजिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बसपा और सपा जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आप झारखंड देख लो तो वहाँ गठबंधन बना हुआ है। ठीक है, एक व्यापक एक नेशनल लेवल पे उस हिसाब से नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों की कोशिश अभी भी जारी है। हो सकता प्री पोल नहीं हो पाए लेकिन पोस्ट पोल हो जाए, बट इतना बहुत ज़रूरी था जो हो गया। कम से कम इतना तो हुआ कि राज्यों में जितने ऑपोजिशंस थी वो एकजुट है, तो ये बड़ा टैक्टफुली हुआ तो है। पोस्ट पोल में क्या आप लोग राहुल गांधी को लेकिन अपना आप देखिएगा ना कि बीजेपी को तो परेशानी है ना यूपी में, बिहार में हमारे गठबंधन से, झारखंड में यूपीए के गठबंधन से, पर बाद इस में तरह आप के लोग अलायंस से उनको प्रॉब्लम है। अगर आप लोग बाद में भी साथ में ना आ पाए तो उनको सरकार बनाने में फिर भी आसानी रहेगी, क्योंकि आपका नेता कौन होगा? राहुल होंगी, ममता होंगी, मायावती होंगी, आप खुद होंगे, कौन होगा आपका नेता? देखिए, नेता लोकतंत्र में जो सांसद जो चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री चुनने का काम करता है। आपने बीजेपी से सवाल किया कि बिहार में जब चुनाव विधानसभा का चल रहा था तो बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता? हरियाणा में आपने सवाल किया कि मनोहर लाल खट्टर को पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं पहले अनाउंस किया? तो जिसकी ज़्यादा सीट होंगी क्या वो होगा चेहरा? ये फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का जो चेहरा है वो सजावटी, मिलावटी, बनावटी, यही चेहरा है। जनता का जो विश्वास, आज भले ही चौकीदार कह लें, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी का आपने आज तक चाय बेचते हुए फ़ोटो देखा? स्टूडियो में बचपन का फ़ोटो मिल जाएगा आपको, जब वो छोटे थे स्टूडियो में। अमेरिका जब गए थे तो उसका फ़ोटो मिल जाएगा। आरएसएस जब ज्वाइन किए थे तो उसका फ़ोटो मिल जाएगा, लेकिन चाय बेचते हुए आज तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, 15 साल गुजरात में थे, मुख्यमंत्री थे, तब चाय वाला के बेटा नहीं थे। और जब एमपी का चुनाव होने लगा 2014 में तो चाय वाला का बेटा हो गया, चाय बेचते थे। नहीं, अभी फोटो चौकीदार है कहीं? आप अब दूसरा बारी, माने 5 साल के बाद अब दूसरा नारा आ रहा है तो ये कि चौकीदार हैं। तो चौकीदार तो बन गए, ठीक है, बाकी देश के जनता थानेदार है। पहले क्यों नहीं ये आवाज़ उठा? गुजरात में उठना चाहिए पहले, जब 15 साल मुख्यमंत्री थे। तो आप कह रही हैं कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक मार्केटिंग सब की, दिखावटी है। हाँ दिखावटी है ये। आप वोट देखिएगा लेने के लिए दिखावटी है। कि कंपेयर किया गरीबों जाता है को तोड़ने राहुल के गांधी लिए जी और मोदी जी का। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो क्या एक्सपीरियंस था? राहुल गांधी जी के पास तो अनुभव है, इतने लंबे समय, इतने सालों से वो पार्लियामेंटेरियन है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पर कभी गवर्नेंस में नहीं रहे, 2 साल यूपीए 1 यूपीए रही, कोई मंत्री पद भी ले तो सकते मोदी जी थे। कौन सा थे मुख्यमंत्री बनने से पहले? हाँ, मुख्यमंत्री वो तो काफी कुछ लंबे थे ही समय नहीं। जी। वो तो चुनाव, पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़े थे। पर आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसका दोषी नहीं मानते कि वो पूरी ऑपोजिशन को जुटा ना पाए, क्योंकि उनका एटीट्यूड थोड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग था? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, जुटा नहीं पाए, लेकिन बड़ी पार्टी वो थे। मैं ये मानता हूँ कि बड़ी पार्टी है, जिम्मेवारी ज़्यादा है, और समय रहते हुए, अभी समय है, चिंता मत कीजिए। 2004 में आपको पता होगा कि क्या स्थिति थी। किसी को ये तो नहीं पता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 10 साल तक जो है अच्छे से देश को चलाने का काम करेंगे। और उस समय आरजेडी भी शायद चुनाव नहीं लड़ी थी कांग्रेस के 2004 में। बाद में हम पोस्ट पोल अलायंस बने थे। तो बिहार में कहा जा रहा है कि आप भी जो है राहुल गांधी के संग कहीं स्टेज शेयर नहीं कर रहे हैं। वो गया है, पूर्णिया है, यहाँ बिहार आके चले गए, पर आपने उनके संग स्टेज शेयर नहीं किया। इसकी कोई वजह, कोई मनमुटाव? ये सेम सवाल जो है बिहार विधानसभा में पूछे गए थे, जब नीतीश जी, लालू जी और राहुल जी अपना अलग अलग प्रचार करते थे। तो सब लोगों ने अपनी जिम्मेवारियाँ बांट रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। हम लोगों ने अपने आप काम को बांटा हुआ है। अब नीतीश जी बेचारे, उनकी तो मजबूरी है ना, तो कोई डिज़ाइन नहीं है। उनका कैरेक्टर ऐसा हो गया है, छवि ऐसा हो गया है, अगर वो मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे तो लोग कुछ और समझने लगेंगे। तो ये मजबूरी है जिसकी वजह से वो जा तो ये सही नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ दल तो मिल गए, अरे पर हम दिल तो नहीं रैली मिले। में गए थे ना जी। महागठबंधन के सब लोग रैली में, जब कांग्रेस की रैली हुई थी
राहुल गांधी जी आए थे तो सब लोग थे, महागठबंधन के लोग। तो ये मतलब महज इत्तेफाक है, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर नहीं जा रहे। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। एक चीज़ ये बताइए, आप दोनों से ये सवाल मैं रखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जब वो ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसकी वजह से जो आज लालू जी के संग हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। क्या इस बात से आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, बुरा नहीं लगता? देखिए, ये बात कोई मुद्दा है ही नहीं। जो समय बीत गया। ऑर्डिनेंस में क्या था नहीं था, जो भी ऑर्डिनेंस फाड़ा राहुल गांधी, तो लालू जी के लिए नहीं फाड़े, पूरे देश के लिए फाड़े। तो आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा नहीं, हम लोग को बुरा नहीं। इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा देखिए, नहीं। हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। न्यायालय की बात है, न्यायालय में लड़ाई है, न्यायालय तय करेगी। तेजस्वी जी, आपने एक कहा है कि ये जो 17 सीटों का जो बंटवारा किया है नीतीश जी ने और बीजेपी ने, उसमें बीजेपी ने नीतीश जी को बहुत सारी सीटें दे दी। इसका क्या बेसिस है? आपने ये क्यों कहा और इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? 22 सिटिंग सीट जो है बीजेपी की थी, अब 17 पे आ गए। क्या कारण है? वो भी ऐसी पार्टी को उन्होंने सीट दिया है जिसका पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में 30 से 31 सीटों पे जमानत जब्त था। अगर वो विधानसभा वाइज अगर आप निकाल के देखोगे तो 135 सीटों पर जमानत जब्त था। यानी ये जानते हैं कि इनके पक्ष में माहौल नहीं है। नहीं, पर उनका भी 16% शेयर था लास्ट चुनाव में, और विधानसभा में उनकी सीट कहीं ज़्यादा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। वो एक चुनाव में 2014 में हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैसे ही हो। यही बात अगर हम लोग की यहाँ होती है, जहाँ सीटिंग भी नहीं होती, तो लोग बोलते हैं कि उसको वो दबा दिया, उसको वो दबा दिया। लेकिन वहाँ बड़ी स्ट्रैटेजी वाली बात आती है। मतलब एक कहते हैं ना कि अमित शाह अगर जातियों का अगर वो स्ट्रैटेजी बनाए वोट के आधार पर, तो वो सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। अगर हम समीकरण बनाएं तो वो कहलाया जाएगा जातिवाद। ये तो उसी तरह की बात है कि मतलब वो करें तो बड़ा उनका कैलकुलेशन सही है एज पर स्ट्रैटेजी। अगर हम करते हैं वही काम तो हमको कांग्रेस ने दबा दिया, हमने कांग्रेस को दबा दिया। अगर आप दोनों से मेरा सवाल है, अगर आप ये देखें कि आपका जो कैंडिडेट सिलेक्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे जो यहाँ के बाहुबली लोग हैं उनको आपने वो दिया, जैसे कि शहाबुद्दीन की वाइफ लड़ रही हैं, तस्लीमुद्दीन के लड़के लड़ रहे हैं, सरफराज आलम। कांग्रेस ने भी अनंत सिंह की वाइफ को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे जनता के पास आप क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? जदयू में भी बाहुबली का जो अजय सिंह है जी, सीवान के, उनका भी औरत लड़ रही है। आप देखिए ना, और खोखार बाहुबली है जी। आप अगर देखिए, पर आपके वहाँ राजवल्लभ यादव, प्रभुनाथ सिंह जी, अरे उनके बेटे भी लड़- आप देखिए ना, जी, अगर मैं दोषी हूं तो कल को मेरा बेटा दोषी भी होगा क्या? तो नहीं, तर्क पे बात होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं अगर कि मैं अपराध करूं तो वाइफ को तो टिकट कल मिल को सकता मेरी है। माँ को सजा मिलनी चाहिए। जो मामला केस में उसमें रहने देना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री पे इतने गंभीर आरोप लगे, वो कैसे मुख्यमंत्री बना हुआ है? उस पर कोई क्यों नहीं सवाल पूछता है? उन पे खुद पे हत्या का केस चल रहा है, हाईकोर्ट उठाइए, जाके देखिए। पॉक्सो कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया। अब हमारी चाचा का अंतरात्मा नहीं जागता, सिर्फ तेजस्वी या लालू जी के लिए जागता है। उनका अंतरात्मा लगता है बंगाल के खाड़ी में डूब मरा है। अब तो जगाते हैं, उनसे कोई क्यों नहीं सवाल पूछता? तो आप कह रहे हैं बाहुबलियों को ना दिया जाए वो ठीक है, पर उनके रिश्तेदारों को हम दे सकते हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, केस इज इट अ फाइनल डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट? आप बाहुबली किस आधार पे किसी को कहते हो? नहीं, वो तो नहीं लड़ सकते ना नहीं, चुनाव, तो ऑब्वियसली वो नहीं लड़ रहे, ठीक है। लेकिन किसी ने और ने अपराध किया हो तो आप उसके किसी रिश्तेदार को सजा दोगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप आंकड़ा निकाल करके देखिएगा बीजेपी का, तो उसमें कितने अपराधी छवि के लोग हैं जो मंत्री बना दिए जाता है। रेपिस्ट को मंत्री बना दिया जाता है। अब हमको नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपकी पार्टी में भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी इस तरह के बलात्कार वगैरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उनको पार्टी ने बाहर कर दिया है। थोड़ा अपडेट हो जाना चाहिए। जिन पे आरोप लगे हैं उनको बाहर कर दिया गया पार्टी से उसी वक्त। मुकेश साहनी जी के बारे में कह रहे हैं कि आपने उनकी एक पार्टी को 3 सीटें दे दी। मैंने आज सुबह से करीब 5-6 लोगों से पूछा ये वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है, मुझे कोई नहीं बता पाया। तो उनको 3 सीट देने की क्या मजबूरी थी? लोग कह रहे हैं कि वो पूरा बैंकरोल कर रहे हैं आपके इलेक्शन को, इस तरह की बातें चल रही हैं।
अब देखिए यही बात आ गई ना, जहाँ सम्मान देना हो अपने अलायंस को तो इस तरह की बातें हमारे यहाँ आ जाती हैं कि कम ज़्यादा दिया, क्यों दिया। फिर घुमा करके जो आपने पहला सवाल पूछा था, आखिर बात यही आ गई। तो अगर आप देखिएगा, आप मुकेश सहनी जी की जो कम्युनिटी है अति पिछड़ों की पार्टी है। हम अति पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन दें तो हम बुरे हैं। यानी समाज में अति पिछड़ा समाज का लोग चुनाव ना लड़े, उसकी पार्टी को हम सम्मान ना दें, ये वो लोग कहना चाहते हैं। सन ऑफ मल्ला जो रहे हैं बड़े मेहनत से आगे बढ़े हैं। वो तो घर छोड़ करके बॉम्बे चले गए थे, वहाँ कमा करके वो आए हैं जनसेवा करने के लिए, अपनी समाज के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मल्लाह कम्युनिटी है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उसको सम्मान ना दें। मतलब अमित शाह जी के साथ वो घूमते थे तो ठीक था, तब उनको दे रहे थे, वो दे रहे थे कि ये दे रहे थे। मेरे आखिरी एक आध दो सवाल राबड़ी देवी जी आपसे, कहीं ना कहीं परिवार का साथ में रहना जो कि दिखाई भी देना चाहिए और होना भी चाहिए, इस आपकी पार्टी के लिए शायद ज़रूरी, तो क्या आप ये रोल निभाएंगे कि जब भी कोई उल्टी सीधी बात करेगा, कोई परिवार का सदस्य जाके मीडिया से बात करेगा, कुछ कहेगा, तो क्या आप उनको कान पकड़ के डांट कर बोलेंगे कि ऐसा मत करो, सबको साथ में रखेंगे? हम लोग समझाते हैं जी, समझाते हैं। और क्या सामने आया तो समझाए, और ना सामने आया तो फोन से समझाते हैं। तेज प्रताप जी को, और तेज प्रताप, मीसा, तेजस्वी, ये सब साथ? यहाँ ये है हमारे पास चुनाव लड़ रही है पाटलिपुत्र से। जी, तो सब लोग साथ में हैं, कोई सब कैंप साथ नहीं है, हैं। आप ये नहीं मानते? कोई नहीं, और जो होगा उसमें कोई अलग नहीं है, सब लोग हम लोग साथ हैं। आप लालू जी से क्या कहना चाहेंगे? आज आप उनकी बातचीत नहीं होती, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? आपकी वहाँ तक आवाज़ जरूर जाएगी। नहीं, लालू जी का समाचार यही पूछना चाहते हैं कि आप ठीक रहिए, हम लोग संभाले हुए हैं बिहार को और पार्टी को और घर को, सब बढ़िया सब संभाले हुए हैं। आपका खाली सन चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए, वहीं से आशीर्वाद देते रहिए। राबड़ी देवी जी, तेजस्वी, आपको ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।